बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना एक बहुत लंबा सारा हमारा एक टॉपिक है जो है टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म। लंबा सारा फ़िलहाल तो हम इसका ब्रीफ से इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। उसके बाद इसमें जितनी भी इसकी फॉर्म्स आ रही हैं ना, ये सारी हमने वन बाय वन पढ़नी है। आगे आप इसको ये काफ़ी सारे लेक्चर्स बनेंगे इसके, और हम वन बाय वन करके इन सबको देख रहे होंगे। फार्मास्यूटिक्स बेसिकली है ही अबाउट द स्टडी, मतलब अगर हम बेसिक्स में देखें तो ये स्टडी ऑफ डोजेज फॉर्म्स ही है, ठीक है। तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देख रहे होंगे, वन बाय वन करके इसकी सारी टाइप्स देखेंगे। इंट्रोडक्शन में अगर हम देख लें तो बेसिकली जो हमारी डोजेज फॉर्म्स हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स हम बना रहे होते हैं, उसको डिवाइड कर रहे होते हैं डिफरेंट बेसिस के ऊपर किसी भी चीज़ को, ठीक है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे जो सरफेक्टेंट्स थे वो थे उसके ऊपर चार्ज की बेस पे एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयनिक, ठीक है। लेकिन जब हमने सस्पेंडिंग एजेंट पढ़े तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो सस्पेंडिंग एजेंट है वो नेचुरल हैं, सिंथेटिक हैं, सेमी सिंथेटिक हैं। तो हमने उसकी सिंथेसिस की बेस पे उसको डिवाइड कर लिया था। इसी तरीके से हमारी जो डोजेज फॉर्म्स हैं वो हमने डिफरेंट जो बेसिस हैं उसके ऊपर डिवाइड किया हुआ है। इसमें दो हम बेसिकली यहाँ पर देखेंगे। एक उसकी हो जाएगी फिजिकल फॉर्म कि वो दिखने में कैसी है, ठीक है, उसकी बेस पे हम डिवाइड कर लेंगे। और दूसरा हो जाएगा कि उसको हम एडमिनिस्टर कैसे कर रहे हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का रूट कौन सा हम जो है वो ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम मुंह के ज़रिए दे रहे हैं, ऑरल रूट दे रहे हैं, या फिर हम इनहेलेशन के थ्रू दे रहे हैं, या फिर हम आईवी दे रहे हैं, पेरेंटल रूट्स जो होते हैं, ठीक है, डिफरेंट रूट्स होते हैं। तो उसके थ्रू जो है उसकी जो डिवीजन है वो हम अलग से देख रहे होंगे। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फ़िज़िकल फॉर्म जो है वो उसकी बेस पे हम कितने उसमें डिवाइड कर रहे होते हैं। तो 3 डिवीजन आ जाती हैं फ़िज़िकल फॉर्म में। क्या है, कोई भी चीज़ जो है वो क्या हो सकती है, मैटर की कितनी फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, या गैस होता है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 3 फॉर्म्स में, लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड की फॉर्म में, ठीक है। और इसमें हमारे पास आ जाता है कि अच्छा एक चीज़ है कि जो इनहेलर्स हैं ना, मैंने पिछले एक टॉपिक में बोला था कि वेपर्स होते हैं, गैस होती है, वो बाय मिस्टेक हुआ था कि उसके अंदर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, प्रेशराइज्ड गैस के साथ हमने उसे फिल किया हुआ होता है। और जब हम अपना पंप प्रेस करते हैं तो वो मिस्ट की फॉर्म में जो है वो एडमिनिस्टर होती है। जो हमारा इनहेलेशन रूट है, इनहेलर्स वगैरह हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो मिस्ट होता है, ठीक है। तो अच्छा अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं कि लिक्विड डोजेज फॉर्म्स कौन कौन से हो जाती हैं। उसमें सॉल्यूशंस आ जाते हैं। सॉल्यूशन कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे हमारे पास ओआरएस सॉल्यूशन है, ओआरएस हम पी रहे होते हैं, ये एग्जांपल आ जाती है सॉल्यूशन की। सिरप, ब्रूफन का सिरप जो है वो हम पी रहे होते हैं, सॉरी पेशेंट्स को दे रहे होते हैं, तो क्या है वो सिरप की एग्जांपल आ जाती है। इसी तरीके से एलिक्सर्स होते हैं, सिपरेट्स होते हैं, टिंक्चर्स होते हैं, लिनीमेंट्स होते हैं, लोशंस होते हैं, ठीक है। और स्प्रेज होते हैं, जैसे मैंने इसकी बात की इनहेलर की हमारे पास आजकल ऐसी पेन किलर्स भी आ रही हैं जो स्प्रे के फॉर्म में आप उसको स्प्रे करते हैं और उसी वक्त वो अपना एक्शन शो करती है। अच्छा उसके बाद एरोसोल्स एरोसोल्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अच्छा जो स्प्रेज हैं और एरोसोल्स हैं उसमें डिफरेंस क्या है कि हमारे पास एरोसोल्स के अंदर प्रेशराइज्ड गैस फिल हुई हुई होती है, वो प्रेशर के साथ मिस्ट की फॉर्म में जो है वो एडमिनिस्टर हो रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद है इनहेलेशन हो जाते हैं, डिस्पर्स सिस्टम आ जाती हैं। डिस्पर्स सिस्टम में आगे फर्दर एग्जांपल आ जाती हैं सस्पेंशन, इमल्शन और मैग्मास की। ये सारी चीज़ें जो मैं जो मैं इस वक्त बोल रही हूँ ना, ये सारी हमने वन बाय वन आगे पढ़नी है, इसलिए इनकी ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही। इसी तरीके से पेरेंटल प्रिपरेशंस आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद सॉलिड डोजेज फॉर्म अगर हम देखें तो पाउडर, ग्रैन्यूल्स, टैबलेट, कैप्सूल और स्पोस्ट्रेस, ठीक है। ये सारी क्या है, ये हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स में आ जाती हैं। इसमें आपने सारी सुनी हुई होंगी। कुछ बच्चे जो हैं जिनको स्पोस्ट्रेस का नहीं पता, जो रेक्टल कैविटी होती है उसके थ्रू जो भी मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं उसे हम स्पोस्ट्री कहते हैं। ये एक ट्यूब लाइक फॉर्म में होती है और इसको जो है इसकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम बेसिकली इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। स्पोस्ट्रीज 2 तरह की होती हैं, रेक्टल और वेजाइनल। अगर हमें रेक्टल जो डिजीज़ है उसको ट्रीट करना है तो उसके लिए हम रेक्टल स्पोस्ट्री यूज़ कर रहे होंगे, और बहुत सारी वेजाइनल जो इश्यूज़ होते हैं उसको डील करने के लिए वेजाइनल स्पोस्ट्रीज यूज़ हो रही होती हैं। देन आ जाती हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड में हमारे पास ऑइंटमेंट्स आ जाती हैं, क्रीम्स आ जाती हैं, पेस्ट और जेल वगैरह, ये सारी जो है ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आ जाती हैं। इनकी वन बाय वन उसकी डिटेल और एग्जांपल वगैरह हम साथ साथ देखते जाएंगे। देन अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हम औरल दे रहे होते हैं, कुछ आईवी रूट से दे रहे होते हैं, कुछ जो हैं वो हम या जैसे हमने कहा कि रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन है स्पोस्ट्रीज की, ठीक है। वो अगर हम उसको फिजिकल फॉर्म के बेस पे करें तो वो किस में आएगी, टैबलेट जो है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म में आएगी। अगर हम उसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे करें तो वो किस में आएगी, ऑरल में आएगी, ठीक है। अब जैसे आ जाती है ऑरल। ऑरल में हमारे पास सॉल्यूशन, सिरप, एलिक्सर, ऑरल सस्पेंशन होगी। अब सस्पेंशन क्या थी, लिक्विड थी, लेकिन यहाँ पर हम किस में कर रहे हैं, ये ऑरल उसी में आ रही है, ठीक है। टैबलेट क्या थी, सॉलिड थी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग किस में आ रही है, ऑरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आ रही है। मैग्मास, पाउडर, ग्रैन्यूल वगैरह जो है ये उसमें आ रहा है। अच्छा इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स। आपने कभी देखा होगा कि कैल्शियम की जो टैबलेट्स हम लेते हैं उसको हम पानी में डालते हैं
तो वो एक किस्म की स्पेसिफिक साउंड भी प्रोड्यूस होती है और उसमें से जो बबल्स भी निकलते हैं, वो फिनोमेना जो होता है वो एफरवेसेंस होता है। बेसिकली इसके अंदर कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वो ट्रैप्ड होती है। जब हम उसे पानी के अंदर डालते हैं तो वो रिएक्शन करती है, रिएक्शन करने की वजह से वो बबल्स की फॉर्म में जो है ना वहाँ से वो गैस रिलीज़ हो रही होती है। तो वो जो फिनोमेना होता है वो गैस के रिलीज़ होने का, बबल्स के बनने का, या वो आवाज़ जो बेसिकली प्रोड्यूस होती है ना, उसे हम एफरवेसेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रैन्यूल्स इस तरीके से बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स या एफरवेसेंट टैबलेट्स। ठीक है, उसके अलावा टैबलेट और कैप्सूल तो ओरल में आएंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाती है सेकंड फॉर्म पेरेंट्रल। पेरेंट्रल जो होती है वो क्या कहते हैं, हमारा इंट्राडर्मल हो सकता है, इंट्रा वेनस हो सकता है, इंट्रा ये मस्कुलर हो सकता है, उसके अलावा ये सबक्यूटेनियस होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, जो हमारी ये है ना स्किन है, इसकी लेयर्स होती हैं, उसमें एपिडर्मिस होती है एक लेयर। उस स्किन की वो जो लेयर जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसके नीचे जब हम इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, इस पेरेंट्रल सारे इंजेक्शन आ जाते हैं। इंजेक्टेबल को हम पेरेंट्रल कहते हैं फार्मा में। ठीक है, मेडिकल टर्म में पेरेंट्रल इंजेक्टेबल्स को कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे क्या है कि स्किन की एपिडर्मिस के नीचे अगर हम लगा रहे हैं तो क्या होगा, इंट्रा कुटेनियस या इंट्राडर्मल कहेंगे हम उसे। ठीक है, और इसके अंदर हम 0.1 to 0.2 ml तक क्वांटिटी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा की क्वांटिटी नहीं दे सकते, वहाँ पे डेपोजिशन हो जाती है और वो फिर प्रॉब्लम काज कर सकती है। ठीक है, इसी तरीके से जो सबकुटेनियस है वो क्या होता है, जो हमारी हमने पहले लगाया स्किन के अंदर ही लगा रहे हैं एपिडर्मिस के नीचे, वो हो गया इंट्राडर्मल या फिर इंट्राकुटेनियस। अब सबकुटेनियस क्या है, स्किन के नीचे, मतलब पूरी स्किन की जो हमारी सारी लेयर्स हैं उसे क्रॉस कर लिया, उसके नीचे हमने जब इंजेक्शन लगाया तो हम उसे कहेंगे सबकुटेनियस, और उसकी क्वांटिटी हम 1 ml से ज़्यादा नहीं कर सकते, अप टू 1 ml तक होती है। ठीक है, अच्छा, अब हमने उससे भी ज़्यादा की डोज देनी है तो हम क्या करेंगे, हम इंट्रावेनस भी लगा सकते हैं और इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं। जो इंट्रामस्कुलर है उसकी लिमिट है कि ये 2 ml तक हम लगा सकते हैं। ठीक है, जो हमारा जो मसल्स वगैरह हैं, जो स्किन है, वहाँ पे ड्रग की डेपोजिशन ना हो, वो हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इंट्रावेनस। अब इंट्रावेनस में हमारे पास ये बेनिफिट है कि हम 1000 ml तक भी लगा सकते हैं, उसको पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आपने इन्फ्यूजन या ड्रिप्स वगैरह देखी होंगी, वो सारी आईवी रूट से लग रही होती हैं। उसमें हमें क्या बेनिफिट होता है कि हमारा जो ड्रग हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वो डायरेक्ट ब्लड में जा रही होती है, ब्लड उसको डाइल्यूट करता जाता है, उसकी डेपोजिशन नहीं होती। ठीक है, वो हमारे पूरे जो बॉडी है उसमें सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देती है। तो हम उसके अंदर अगर हम उसका जो रेट है, उसकी जो स्पीड है, उसको मेनटेन कर लेते हैं, तो हम ये एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो है वो इंट्रावेनस के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो हम कम यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें इंट्राथीकल आ जाता है, इंट्रा आर्टिकुलर आ जाता है और इंट्रा कार्डियक जो रूट्स हैं वो आ जाते हैं। इंट्राथीकल ऐसी मेडिसिन होती है, ऐसा इंजेक्शन होता है जो हम स्पाइन के अंदर, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो CSF स्पाइनल फ्लूइड होता है उसके अंदर लगा रहे होते हैं, और ये आम रूटीन में नहीं यूज़ हो रहा होता, ये स्पेसिफिक किस्म के जो प्रोसीजर करने होते हैं उस वक्त ही इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, इसलिए इसे हमने लेस कॉमनली यूज़, ये सारे ऐसे ही हैं। इंट्रा आर्टिकुलर जो पेशेंट्स जिनको जॉइंट्स वगैरह की पेन का मसला होता है, आर्थराइटिस वगैरह का मसला होता है, ये उनमें यूज़ हो रहे होते हैं, और पेन इंस्टेंट पेन रिलीवर के तौर पर हम मेडिसिन जो है वो इंजेक्ट कर रहे होते हैं इनटू द जॉइंट, जो बोन्स का जॉइंट है उसके दरमियान, उसे हम कहेंगे इंट्रा आर्टिकुलर। इसी तरीके से जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं या कार्डियक चैम्बर्स हैं, उसमें मेडिसिन अगर हमने एडमिनिस्टर करनी हो इन इमरजेंसी सिचुएशन, तो हम इंट्रा कार्डियक जो इंजेक्शन है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आपने याद कर लेना, एपिनेफ्रिन, ये लाइफ सेविंग ड्रग है, और किसी पेशेंट को हार्ट अटैक वगैरह हुआ हो या उसकी मतलब सिचुएशन ऐसी हो, कार्डियक अरेस्ट वगैरह हो, तो हम एपिनेफ्रिन को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमने 2 मेथड्स पढ़ लिए, एक ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी 2 टाइप्स पढ़ ली, एक ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू और दूसरी कौन सी थी, पेरेंटल इंजेक्टेबल वगैरह जो हैं उसे हम पेरेंटल कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारी आगे एक हमारा और रूट भी होता है, हमारी स्किन है, और स्किन के थ्रू हम बहुत सारी मेडिसिन जो है एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। लाइक आप मूव देख लें, मूव एक ऐसी वो है डोजेज फॉर्म है जो हम स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, और वो स्किन से एब्जॉर्ब होकर पेन किलर के तौर पे एक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं लोशन, लिनीमेंट्स, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट, टॉपिकल पाउडर्स, ट्रांसडर्मल पैचेस, जेल्स, एयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स। ठीक है, ये सारी जितनी भी मैंने यहाँ पर बोली हैं थ्रू स्किन या फिर टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ये हम 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ रहे होंगे, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और रूट आ जाता है हमारी नेज़ल कैविटी के थ्रू। ठीक है, उसमें हमारे पास आ जाते हैं नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स, इन्हेलर्स, स्प्रेज और नेबुलाइज़र वगैरह जो है। नेबुलाइज़र में एग्जाम्पल आ जाती है स्टीम की, भाप की फॉर्म में जो है वो हम डोज को जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। और एक आ जाता है फार्मास्यूटिकल इंसर्ट्स, जो मैंने पहले बताया था, स्पोस्ट्रीज और जो दूसरे इंसर्ट्स वगैरह होते हैं, ऑप्थेल्मिक इंसर्ट्स। अच्छा, इसमें आपने ये देख लेना है कि जो हमारे पास आई ड्रॉप्स हैं ये टॉपिकल में आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि हम ऊपर से डाल रहे हैं, हमारी जो सुपरफिशियल लेयर है वो उसको एब्जॉर्ब कर रही है मेडिसिन को और वो एडमिनिस्टर हो रही है। जो इंसर्ट्स होते हैं ना, ऑप्थेल्मिक इंसर्ट्स, ये हमारी आई बॉल के बैक साइड पे डिफरेंट रीजन्स के ऊपर और उसमें इंसर्ट किए जा रहे होते हैं, ये वहीं स्टे करते हैं अपना एक्शन शो करने के लिए। तो ये हमारे पास आ जाएंगे फार्मास्यूटिकल इंसर्ट्स के अंदर, और जो आई ड्रॉप्स हैं वो टॉपिकल के अंदर आ जाएंगे। स्पोस्ट्रीज की टाइप्स जो हैं वो मैंने बता दी थी कि रेक्टल होते हैं, यूरिथ्रल होती है और वेजाइनल होती हैं। ये 3 टाइप्स होती हैं जो हम स्पोस्ट्रीज की डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। इसके आगे ये कुछ इमेजेस वगैरह दिए हुए हैं जो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स वगैरह हैं उनके। तो ये सारे जो हैं ये हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे, इनको देखेंगे और इसके अंदर इनकी जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं वो सारी हम वन बाय वन देख रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन आ जाते हैं। सोल्यूशन हमारे पास इसकी सिंपल सी एग्जांपल और ORS का सोल्यूशन है, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल सलाइन आपके पास सोल्यूशन है, एक्सपोज वाटर आपके पास सोल्यूशन है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोल्यूशंस होती हैं। ये हम डिफरेंट जो हमारा हॉस्पिटल होता है या डिफरेंट सेक्शंस होते हैं फार्मेसी के, वहाँ पर हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, आपको सिंपल सी एग्जांपल देते हैं कि अगर आप पानी के अंदर कोई भी फर्स्ट से या ब्लू कलर की इंक डाल दें तो क्या होता है, उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो ऐसे लगता है कि वो ब्लू कलर का ही लिक्विड्स है, उसको हम सोल्यूशन कहेंगे। सोल्यूशन की 2 प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है कि एक तो वो होमोजीनियस हो और दूसरा वो क्लियर हो, ठीक है। अब क्या होगा, वो होमोजीनियस मतलब वो सिंगल फेस हो और क्लियर हो, ठीक है। अब उसमें हमने क्या किया कि हमने जब इंक डाली, इंक अलग थी, पानी अलग था। पानी का अपना एक कलर नहीं होता, पानी की अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं, इंक की अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं। जब हमने उन्हें इकट्ठा किया तो हम उसमें ये नहीं बता सकते कि कौन सा मालिक्यूल पानी का है, किस जगह पे इंक का मालिक्यूल है। तो होमोजीनियस का मतलब ये है कि यकजान हो जाना, एक जैसा हो जाना, ठीक है। तो हमारे जो सोल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। जैसे नॉर्मल सलाइन हम ये ड्रिप्स हम यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट वार्ड्स के अंदर हम पेशेंट्स को जो लगा रहे होते हैं, उसमें आप बता सकते हैं उस नॉर्मल सलाइन के अंदर जो है ना वो बेसिकली NaCl होता है हमारे, ये नॉर्मल जो सोडियम क्लोराइड नमक है, ठीक है। अब उस टिप को देख के आप बता सकते हैं कि कहाँ पे सोडियम क्लोराइड है और कहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है, नहीं बता सकते हैं। तो सोल्यूशन जो है वो होमोजीनियस होते हैं और क्लियर होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि हम ज़रूरी नहीं है कि सोल्यूशन जो है वो लिक्विड सॉलिड का बने या फिर लिक्विड लिक्विड का बने। लिक्विड गैस और सॉलिड तीनों फेजेस जो हैं इनके कम्बिनेशन से हम सोल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन जो फार्मेसी है उसमें मोस्टली जो है वो सॉलिड लिक्विड और गैस वगैरह जो है वो दूसरे लिक्विड्स के अंदर ऐड किए जा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके 2 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूशन के, एक सोल्यूट हो जाएगा, एक सॉल्वेंट हो जाएगा। ये चीज़ें बेसिक जो हैं वो उसमें FSC में मैट्रिक में पड़ी हुई हैं कि सोल्यूशन की 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं और जो कम क्वांटिटी में होता है उसे हम सोल्यूट कहते हैं। जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में है वो थोड़ी क्वांटिटी वाली चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेती है, ठीक है, उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। और जो डिज़ोल्व हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे। जैसे नमक में, पानी में अगर हम नमक डाल रहे हैं तो क्या होगा, हमारे पास नमक जो है वो नमक हमारे पास सोल्यूट होगा और पानी जो है वो सॉल्वेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने अब इसमें एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है वो ये है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो अपनी फिजिकल जो स्टेट है उसको चेंज कर रहा होता है। जैसे हमने नमक को पानी में डाला तो क्या होता है कि वो डिज़ोल्व हो जाता है। वो पहले सॉलिड था, अब वो लिक्विड है। अब वो हमें नज़र नहीं आ रहा कि हम उसको कहें कि ये सॉलिड का पार्टिकल है, इसको हम जो है वो ये कह सकते हैं कि ये नमक है। उसने अपनी जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट आ रही है वो सोल्यूशन की फॉर्म में आ रही है, लिक्विड फॉर्म में आ रही है। तो वो क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है वो अपनी फेस को चेंज कर लेता है। चीनी को पानी में डालें तो चीनी जो है वो भी हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट आती है वो लिक्विड फॉर्म में आती है, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वगैरह हम देख लेते हैं कुछ इसके। हम ये सोल्यूशन जो बना रहे होते हैं इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, हमने किसी भी प्रोडक्ट को अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमने उसको मिक्स कर दिया। अब क्या होगा कि अगर वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व नहीं हुई है तो क्या होगा कि वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट होगी। आपने 1 चम्मच निकाला है उसमें से तो उसमें 10 मॉलिक्यूल आ गए। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ कि 10 मॉलिक्यूल आ गए। दूसरा चम्मच आपने लिया उसमें आ गए हैं 20, ठीक है। तो मेडिसिन की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो है वो हम सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। जो जब सोल्यूशन बन रहा होता है ना तो मॉलिक्यूल के अंदर जो इंटरेक्शन होता है उससे बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग होने के साथ अब आपने 1 चम्मच लिया है, सोल्यूशन बन गया आपका, ठीक है। आपने 1 चम्मच लिया है, उसमें 10 पार्टिकल आ गए हैं। अगला चम्मच आप लेंगे उसमें भी 10 ही आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे होते हैं जिसे हम सोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये जो हमारे टैबलेट्स और कैप्सूल्स होते हैं वो भी हम ओरल दे रहे हैं, जो हमारे सॉल्यूशंस है वो भी हम ओरल दे रहे हैं। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, हम टैबलेट और उसमें फॉर्म में भी तो दे सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो पेशेंट्स होते हैं ना, हमारे एल्डरली पेशेंट्स या फिर ऐसे पेशेंट्स जो बच्चे होते हैं उनको देना आसान होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट कोमा में है, उसको आप टैबलेट कैसे देंगे, आप उसको IV में देंगे ना, सोल्यूशन फॉर्म में देंगे, ठीक है। तो एक ये इसका फ़ायदा हो जाता है। उसके अलावा टैबलेट कड़वी होती है अक्सर,
कुछ ऐसी होती है जिनकी कोटिंग नहीं हो सकती, कुछ ऐसी होती हैं जो कैप्सूल में नहीं बन सकते, तो उनको जो है वो हम सॉल्यूशन फॉर्म में कर सकते हैं। और उसके अलावा इनके अंदर हम कलर्स, फ्लेवर्स और ये सारी चीज़ें ऐड करना ईजी होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये इनटेक कर सकें, इन चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें। उसके अलावा जब हम कोई भी ड्रग देते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि जब भी आप कोई ड्रग दे रहे होते हैं, हमारे स्टमक में जाती है, जाके वो डिसइंटीग्रेट होती है, टूटती है, उसके बाद वो डिज़ोल्व होती है, हल होती है, सॉल्यूशन फॉर्म में जाती है, उसके बाद उसके एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू होता है। अगर हमने दिया ही सॉल्यूशन फॉर्म में है तो जो डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो हमने बाहर ही कर दिया है, वो हमारे बॉडी में जाके होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन का प्रोसेस था, फॉर एग्जांपल उसमें लगना था आधा पौना घंटा, ठीक है, हमने पेशेंट को दिया सॉल्यूशन फॉर्म में, उसमें क्या होगा, वो जो आधा पौना घंटा हमारे 45 मिनट थे वो बच जाएंगे, पेशेंट को जो इफेक्ट है वो जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अगर हम डिसएडवांटेजेस देख लें तो इसमें क्या होता है कि ये जिसमें पानी ज़्यादा होता है ना, हम कहते हैं कि फोर से हमने ब्रेड रखी हुई है, हम कहते हैं इसमें नमी आ गई है, ख़राब हो गई है, या उसके अंदर फंगल ग्रोथ हो गई है, कोई चीज़ मतलब ख़राब होना शुरू है। जैसे ही पानी का कंटेंट इंक्रीज़ होता जाता है, जो चीज़ है उसके ऊपर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो हमारे जो ये हैं सोल्यूशंस होते हैं, ये मोस्टली जो है इसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ORS का जो पानी हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं कि आपने जो है ना वो एक दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेना, उसके बाद इस्तेमाल नहीं करते हम उसे। उसके अलावा इसका दूसरा जो है, उसमें हम फ्लेवरेंट या कलरेंट डाल तो देते हैं, सोल्यूशन उसको मिक्स भी कर लेते हैं, लेकिन जो मेडिसिन का बिटर टेस्ट होता है या उसकी अजीब सी स्मेल होती है वो उसको कवर नहीं कर पाते सोल्यूशन में। टैबलेट में ये होता है कि कोटिंग के अंदर सारा कुछ चला जाता है तो हमारे टेस्ट बड्स को वो फील नहीं होता, लेकिन जब सोल्यूशन फॉर्म में देते हैं तो वो चीज़ जो है वो उसकी जो बिटरनेस है या उसकी जो स्मेल है वो कवर नहीं हो पाती सोल्यूशन फॉर्म में। अब आ जाता है कि सोलिबिलिटी क्या है। हमारे जो सोल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो सोल्यूट को डिसॉल्व कर सके, ठीक है, या सोल्यूट में कितनी कैपेसिटी है कि वो उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सके, उसे आप कहते हैं सॉलिबिलिटी। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट पासेस इनटू द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, और हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड फेस जो है वो अचीव हो जाए, इसको हम सॉलिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब BP ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये जो है ना, ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हम इन्हें कहते हैं, इनकी जो डेफिनेशन है वो फार्मा के अंदर यूज़ हो रही थी। ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या कहता है, solubility in an approximate manner that number of parts of solvent required to dissolve one part of solute। मिसाल के तौर पर एक आपने क्या कहते हैं सॉल्यूट ले लिया, उसका एक यूनिट लिया, उसको सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया, 10 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट में वो उसने डिज़ोल्व कर लिए, ठीक है। आपने दूसरा कोई सोल्यूट लिया और उसी सॉल्वेंट में आपने किया, लेकिन वो 10 पार्ट्स में डिज़ोल्व नहीं हुआ, वो 20 में हुआ। तो मतलब ये कि पहला जो सॉल्वेंट था उसकी सॉलिबिलिटी थी 10 पार्ट्स में, वो 1 ml को कर लेता था, 1 यूनिट को, और साथ ही हमने जब दूसरा सोल्यूट लिया है तो क्या हुआ, वही सॉल्वेंट जो है उसके 10 पार्ट्स लगे उसको डिज़ोल्व करने के लिए, ठीक है। तो उसकी सॉलिबिलिटी जो है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट एंड सोल्यूट टू सोल्यूट चेंज होती रहती है। आप सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो हर सॉल्वेंट की डिफरेंट वो होती है, सॉलिबिलिटी होती है। इसी तरह जो सोल्यूट है उसकी भी डिफरेंट सॉलिबिलिटी होती है कि वो कितने सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ना ये हमारे पास टर्म्स आ जाती हैं सॉलिबिलिटी की जो हम यूज़ कर रहे होते हैं कि कौन सा हमारा जो सोल्यूट है वो कितने पार्ट्स में जो है वो डिज़ोल्व हो सकता है सॉल्वेंट के, ठीक है। इसको सिंपल एग्जांपल के थ्रू अगर समझाऊँ, आपने मिसाल के तौर पर सॉल्वेंट ले लिया पानी, ठीक है, और सोल्यूट आप चेंज करते जा रहे हैं, पहले चीनी ले ली, फिर नमक ले लिया, फिर स्टार्च ले लिया, स्टार्च वैसे वो नहीं होता, लेकिन मतलब एग्जांपल आपने ले ली, ठीक है। अब आपने क्या किया कि सोल्यूट पानी जो था उसका 1 ml ले लिया, 1 ml से कम में जो डिज़ोल्व हो जाए सोल्यूट, उसे हम कहेंगे ये सोल्यूट बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। दूसरा कोई सोल्यूट लिया हमने, वो 1 ml में नहीं हुआ, हम उसको बढ़ाते गए उसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी इंक्रीज़ करते गए, ठीक है। 10 ml पे जाके हमारा वो जो सोल्यूट दूसरे वाला था वो हो गया डिज़ोल्व, उसे हम कहेंगे फ्रीली सॉल्युबल, ठीक है। फिर हमने तीसरा सोल्यूट लिया, उसमें हम सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमने 10 ml तक बढ़ाई, नहीं हुआ, हम बढ़ाते गए 30 तक जाके जो है ना वो डिज़ोल्व हो गया, तो हम क्या कहेंगे वो क्या है, सॉल्युबल है। उसके बाद आ जाता है 30 से हमने बढ़ाते गए, चौथा सोल्यूट लिया, उसको हम ऐड करते गए, पानी को ऐड करते गए 100 तक चले गए, 100 पे जाके जो है ना मतलब 30 से 100 के दरमियान वो डिज़ोल्व हो गया। ये डिफरेंट जो है ना, इस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझाया है। ये पानी और सोल्यूट इसका कोई वो यहाँ नहीं है, यहाँ पे सॉल्वेंट कुछ और भी हो सकता है, सोल्यूट कुछ और भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हम सोल्यूट को सेम रखें और सॉल्वेंट चेंज करते रहें, ठीक है। तो कितने पार्ट हैं सॉल्वेंट के जो 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट को डिज़ोल्व करने के लिए रिक्वायर्ड हैं,
ठीक है। अगर तो वो लेस देन 1 में हो जाता है डिज़ोल्व तो क्या है, वेरी सॉल्युबल है। 1 to 10 के दरमियान होता है तो क्या है, ये एक स्टैंडर्ड चार्ट दे दिया है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमारा कोई भी सोल्यूट कितना सॉल्युबल है। ठीक है, फ्रीली सॉल्युबल है, स्पेयरिंगली सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल है, मतलब थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो जाता है, उसके बाद वो नहीं होता। ठीक है, फिर हमने एक सोल्यूट ऐसा लिया जिसमें हमने 10,000 ml तक पानी डाल दिया लेकिन वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो क्या है, बहुत कम सॉल्युबल है। और फिर एक स्टेज ऐसी भी आती है जिसमें 10,000 तक डालने के बाद भी वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, हम ऊपर 20,000 डाल रहे हैं, 30,000 ml डाल रहे हैं, लेकिन क्या है, वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल या इनसॉल्युबल, के वो पानी में या जो भी आपका सॉल्वेंट है उसके अंदर वो सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, ये एक चार्ट है, इसको आपने याद कर लेना है। इसमें से MCQs भी बनते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लेना है। अच्छा, अब आ जाते हैं सॉल्युबलाइजेशन क्या है। हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमने पहले देखा था सस्पेंशन और इमल्शन, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि पानी और ऑयल को अगर हम डिज़ोल्व करें तो वो नहीं होते, वो सेपरेट हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारी जो टैल्कम पाउडर था उसको अगर हम पानी में डालते हैं तो वो ऊपर सरफेस पे तैरना शुरू कर देता है। ये कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो सरफेस उसमें बॉटम में बैठना स्टार्ट हो जाती हैं, तो डिज़ोल्व नहीं हो रही होती। ऐसी प्रोडक्ट्स को डिज़ोल्व करने के लिए हम अगर कोई केमिकल या कोई मेथड या कोई फिजिकल मेथड वगैरह अगर हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सॉल्युबलाइजेशन। इसमें केमिकल में एग्जांपल आ जाती है उसकी, ये सर्फेक्टेंट्स की। अच्छा, अब सॉल्यूशंस जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और उसमें से कुछ स्पेसिफिक जो मतलब आपको मेन हैं, जो जिनका आइडिया होना ज़रूरी है, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि हमारे पास ओरल सॉल्यूशंस होते हैं, हमारे पास ड्राई मिक्सचर्स होते हैं, उसके अलावा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस होते हैं। इनको वन बाय वन करके देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब उसमें हमारे पास सबसे पहले तो डेफिनेशन आ जाती है कि ओरल सॉल्यूशंस एंड ओरल लिक्विड कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट डिसॉल्व इन अ सूटेबल व्हीकल। आपको पहले व्हीकल क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो व्हीकल है। ठीक, अब क्या है कि सिंपल इसमें जो दो चीज़ें याद रखने वाली वो ये हैं कि एक या एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा और वो डिज़ोल्व होगा इन अ सूटेबल व्हीकल। एक या एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट है और किस में डिज़ोल्व है, सूटेबल व्हीकल में। बस ये दो चीज़ें याद रखने वाली, ये मेन कंपोनेंट है और ये ओरल सॉल्यूशंस हो जाएंगे। दैन उसके बाद आ जाते हैं ड्राई मिक्सचर। अच्छा, कुछ आपने वायल्स देखी होंगी जिसके अंदर पाउडर होता है, पर उसके अंदर एक उसके साथ एक जो है ना इंजेक्शन दिया होता है जिसके अंदर पानी पानी सा होता है, जिसे हम वाटर फॉर इंजेक्शन भी कहते हैं। वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिन्हें हमने सोल्यूशन फॉर्म में देना होता है, लेकिन होता क्या है कि वो सोल्यूशन फॉर्म में अगर हम बनाते हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं। उसमें एग्जांपल आ जाती है, इंजेक्टेबल्स भी होते हैं उसमें, ओरल भी होते हैं। ओरल में एग्जांपल आ जाती है, पहले एक आता होता था सिरप डिजीप्लेक्स के नाम से, उसमें एक टैबलेट दी हुई होती थी डिस्प्रिन की तरह की, उसको क्या कहते थे कि उसके साथ सिरप दिया हुआ होता था। वो जिस वक्त ले आते थे तो उसको पीसना होता था, पीस के हम उसको डाल देते थे उसके अंदर जो सिरप की बॉटल दी हुई होती थी। उसके बाद वो 7 से 14 दिन के अंदर अंदर कंज्यूम करना होता था, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाता था। तो ऐसे सिरप्स अभी भी हैं, ऐसे बहुत सारे, ये एक पुरानी एग्जाम्पल मेरे जहन में आई थी तो मैंने वो बोल दी। तो ऐसे सिरप्स भी हैं, अभी भी अवेलेबल हैं, उनके साथ पाउडर या टैबलेट फॉर्म में आ जाते हैं। आप उसको पाउडर फॉर्म में अगर टैबलेट हो तो पाउडर में कन्वर्ट करते हैं और आप उसको उसमें बॉटल में डाल देते हैं, और फिर उसके बाद आप उसको जो है वो 7 to 14 डेज़ के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं। अगर वो उसकी शेल्फ लाइफ है, अगर 7 से 14 दिन के अंदर अगर आपने ख़त्म नहीं किया तो उसके बाद आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, वो एक्सपायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे मिक्सचर जो हैं, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है वो यहाँ पे मैंने शेयर कर दी है उसकी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमने ना सिर्फ उस पाउडर को उस लिक्विड में डालना होता है और मिक्स करना होता है। उसके अंदर कोई कलरेंट चाहिए, कोई फ्लेवरेंट चाहिए, उसके अंदर कोई और फॉर से बफर चाहिए या कोई भी चीज़ अगर उसके अंदर चाहिए हमारी फाइनल डोजेज फॉर्म बनाने के लिए, तो वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड होती है जो सिरप की बॉटल है। ठीक है, उसके साथ जो पाउडर दिया हुआ है, एक्टिव इंग्रेडिएंट आपका उसके अंदर है, वो आप डालेंगे उसमें सोल्यूशन में या सिरप में जो आपको दिया गया है, और आप उसको कंज्यूम कर लेंगे। उसमें फर्दर आपने और कुछ नहीं ऐड करना होता। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे ORS है, वो आपको ड्राई पाउडर की फॉर्म में मिलता है, आप उसके अंदर पानी डालते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और आपने वो एक दिन के अंदर अंदर कंज्यूम करना होता है, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा देर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस। पहले जो ORS मिलता था ना वो पाउडर फॉर्म में मिलता था, उसको हम पानी में डालते थे और बना के जो है ना वो हम यूज़ कर लेते थे। अब क्या होता है कि अब हम जो स्टरलाइज सॉल्यूशंस होते हैं या फिर ऐसे सॉल्यूशन बना लेते हैं जो बॉटल की फॉर्म में मिल रहे होते हैं। ORS अब आपने देखा होगा बॉटल में सॉल्यूशन की फॉर्म में भी आ रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि जब आप उसको ओपन कर लेते हैं ना, ओपन करने के बाद उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है कि उस टाइम के बाद तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ का 1 डे होता है, कुछ का 7 डेज़ होता है, कुछ का 14 डेज़ होता है। तो ये शॉर्ट शेल्फ लाइफ वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, ये आपको मिलती है लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन आप उसको जो है वो जब तक बंद रहेंगी वो तब तक ठीक है, अदरवाइज़ उसके बाद। इसमें एक और एग्जांपल, वैसे यहाँ पर तो वो एग्जांपल नहीं बनती क्योंकि हम ड्राई पाउडर्स और रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की पढ़ें, लेकिन वैसे एक एग्जांपल बनती है कि हमारे पास जो आई ड्रॉप्स हैं उसके ऊपर हमेशा ये मेंशन होता है यूज़ विद इन 30 डेज़। उसका क्या पर्पज़ है, हमारे पास जो आई ड्रॉप्स हैं वो स्टीराइल सॉल्यूशंस होते हैं। जिस वक्त आप उसको ओपन कर देते हैं ना,
तो वो स्टेराइल नहीं रहते। फिर उनकी शेल्फ़ लाइफ स्टार्ट हो जाती है कि इतने दिन से इतने दिन तक, कुछ की 14 डेज़ होती है, कुछ की 30 डेज़ होती है, तो इतने दिन से इतने दिन तक ये ठीक रहेगा, उसके बाद इसमें कंटेमिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। इससे आगे इसकी डिटीरियोरेशन है, इसकी एक्सपायरी है, इसके बाद आप इसे यूज़ ना करें, ठीक है। वो इसीलिए मेंशन होता है। इसी तरीके से ये रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस हैं, मिक्सचर्स हैं, ये सारी चीज़ें भी इसी तरीके से चल रही होती हैं। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम सॉल्यूशंस। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम उसके अंदर सीरप्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे।